नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। जैसा कि आपको पता है कि ये एनसीईआरटी के वीडियोज़ खास तौर पर बनाए जा रहे हैं हमारे साथी अध्यापकगण के लिए और जो बच्चे सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं उनके लिए। तो दोस्तों, अध्याय स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूँ कि जो बच्चे कक्षा 7 के सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, तो हमने उनके लिए स्पेशल प्लेटफ़ॉर्म बना दिया गया है। एनसीईआरटी बाय विक्रम क्लास 7 नाम से आप यूट्यूब चैनल सर्च कीजिए और उस चैनल की प्लेलिस्ट में आपको सिर्फ़ कक्षा 7 के ही सब्जेक्ट आपको मिलेंगे और आप वहाँ से आसानी से अपने सब्जेक्ट को ढूँढ सकते हैं और प्लेलिस्ट के माध्यम से कंप्लीट सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। आपको लाइन बाय लाइन समझाया गया है। ये जो हमारा बैच है क्विक रिवीजन बैच, इसकी भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। और यदि आप वे बच्चे जो कंप्लीट सामाजिक विज्ञान पढ़ना चाहते हैं कक्षा 6 से लेके 12 तक, तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में मैंने आपके लिए हिस्ट्री की अलग से प्लेलिस्ट बना दी गई, ज्योग्राफी की अलग से, इकोनॉमिक्स की अलग से, पॉलिटिकल साइंस की अलग से, हर सब्जेक्ट की मैंने अलग से प्लेलिस्ट आपके लिए बना रखी है। और कंप्लीट भी कि कक्षा 6 की आपको अलग से मिल जाएगी, 7 की अलग से और कक्षा 8 की अलग से। इसी प्रकार मैं आपको कंप्लीट सामाजिक विज्ञान पढ़ाऊँगा और इसके साथ-साथ बाकी के सब्जेक्ट भी आपके पढ़ाए जाएँगे। तो मैं आशा करता हूँ कि जो जानकारी मैंने दी है तो आपको समझ में आ गई होंगी। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर हमारा हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हमें पढ़ना है मौसम को भी। किसके बारे में? मौसम के बारे में बिल्कुल डिटेल से तो हम पढ़ चुके इसको। यदि डिटेल से पढ़ना तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, आपको क्लास 7 की प्लेलिस्ट मिल जाएगी सामाजिक विज्ञान की। मैंने एक-एक लाइन आपको समझा रखी है। तो आज मैं आपको क्विक इसका रिवीजन कराऊँगा कि कौन से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं या फैक्ट हैं जो आपको याद रखने हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं मौसम को समझने की भी, ठीक है? मौसम और इसके तत्व भी। तो सबसे पहले क्या है कि आप सुबह उठते हैं तो आपको क्या है कि सर्दी का आभास होता है, कभी आपको गर्मी का आभास होता है, ठीक है? तो ये चीज़ किस चीज़ से महसूस होती है कि आपका शरीर क्या है मौसम का अनुभव करता है और आपके जो शरीर के अंग हैं ना, वो उसके प्रति क्या करते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं भी, ठीक है? ठंडी हवा चल रही है आपके शरीर को लगेगा, तो आपके शरीर ने अनुभव किया कि ठंड लग रही है, तो आपका दिमाग कहेगा कि जल्दी से स्वेटर पहन लो, ये पहन लो, ठीक है? गर्मी लग रही है तो जल्दी से हाथ क्या हवा करने की कोशिश करेगा और ठंडे स्थान पे जाने की कोशिश करेगा। तो हमारा मौसम का जो अनुभव है वो कौन करता है? हमारा शरीर करता है और उसके अनुसार हमारे जो शरीर के अंग है ना वो प्रतिक्रिया करते हैं। मौसम क्या है भाई? सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्म है कि आपके पाठ ही का नाम है कि मौसम क्या है। अब मौसम को समझ लीजिए, कई बच्चे इसमें कन्फ्यूज़ रहते हैं कि सर मौसम क्या है और जलवायु क्या है? वो दोनों चीज़ों को एक ही चीज़ समझते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मौसम क्या है भाई? ये कहता है किसी किसी समय और स्थान विशेष पर पृथ्वी की वायुमंडलीय दशाओं को मौसम कहते हैं भी, ठीक है? किसी समय पे आपको समय भी लिखना है और विशेष स्थान पे वो स्थान भी आपको लिखना है और पृथ्वी मंडल की वायुमंडलीय दशाओं को मौसम कहते हैं। किसी विशेष स्थान पर और किसी विशेष समय पर और पृथ्वी का कोई स्थान है ना, उस पे जो वायुमंडल कैसा है भाई? वायुमंडलीय मतलब कि आपका चारों तरफ का जो एनवायरनमेंट है ना, वो कैसा है, उसी को मौसम कहते हैं। यदि मैं फिलहाल की बात करूं कि यहाँ पे क्या है, थोड़ी सी ह्यूमिडिटी है, आपका मौसम आर्द्र है भी। क्या है? आर्द्र है। सुबह सुबह पसीने भी आ रहे हैं, आपकी हवा में थोड़ी सी नमी है। फिलहाल इस समय का यदि मैं समय देखूं तो तकरीबन 9 बजे के आसपास का टाइम है सुबह का। तो यहाँ का मौसम कैसा है? आर्द्र है, क्योंकि हवा में नमी है और थोड़ा सा आपका ये बात समझ में आ गई। जैसे ही दोपहर होगी तो यहीं का मौसम दोपहर के समय क्या हो जाएगा कि यहाँ मौसम गर्म हो जाएगा, लू चलने लगेगी आपकी, ठीक है? तो मौसम क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। तो मौसम क्या होता है कि जल्दी-जल्दी बदलता रहता है। अभी शाम को हो सकता है कि बारिश आ जाए और मौसम आपका बारिश वाला हो जाए और आपका ठंडा हो जाए। आपको चीज़ समझ में आ रही? मौसम आपका किसी भी क्षण बदल सकता है भी, ठीक है? और जलवायु क्या होती है? जलवायु मैं आपको बता दूँ, जलवायु होता है एक लंबे समय तक का वहाँ का जो एनवायरनमेंट है ना, वायुमंडल की दशा कैसी रहती है भी। आपको ये नहीं देखना कि बारिश हो गई, आपका रेगिस्तान है, आपका 1-2 दिन आपकी बारिश हो गई, तो ये नहीं कहेंगे कि वहाँ की जलवायु में बारिश है अभी, नमी वाली जलवायु, वहाँ की जलवायु गर्म है। जलवायु में हम देखते हैं कि 10-20 साल का भी वहाँ का ज़्यादातर वायुमंडल की दशा वहाँ पे कैसी रही है। अगर गर्म है तो वहाँ का जलवायु गर्म है, लेकिन ये मौसम क्या होता है कि मौसम आपका
क्षण में बदल सकता, कुछ ही घंटों में आपका बदल सकता है। तो मौसम और जलवायु में फ़र्क समझ में आया आपका? तो चलिए आप डिटेल से इसकी परिभाषा याद रखिए। किसी समय और स्थान विशेष पर पृथ्वी की वायुमंडलीय दशा भी, वायुमंडलीय दशा मतलब क्या कहता है ये? आसपास के मौसम को ही आप आपके आसपास के पर्यावरण को ही क्या कहता है ये? वायुमंडल की दशा कहता है कि आप आपके आसपास का वातावरण कैसा है, वो ही क्या उसको हम मौसम कहेंगे। वायुमंडल क्या है भी? वायुमंडल आपको सरल शब्दों में कहें तो हमारे चारों तरफ की जो गैस का जो आवरण है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं? वायुमंडल बोलते हैं। ये गैस का आवरण कैसा है, आपका पर्यावरण कैसा है, इसी को मौसम बताया गया, इसकी दशा को मौसम बताया गया है अभी। ठीक है। तो आपको यहाँ पे वातावरण बता दिया, लेकिन वातावरण में क्या है? यहाँ पे देखिए वातावरण में कि वातावरण ये हमारी पृथ्वी है अभी। इस डायग्राम को समझने की कोशिश कीजिए कि ये हमारी पृथ्वी है और इसके चारों तरफ ये है ना, ये पूरी आपकी गैस की परत है अभी। क्या है ये? गैस की परत है अभी। ठीक है। जैसे इसकी पहली परत, इसको सौरमंडल कहा जाता है, ट्रोपोस्फियर कहा जाता है। फिर आपका क्या है कि सौरमंडल के भी आपको पार्ट बताए गए हैं कि ओजोन लेयर है आपका, फिर इसके आप बात क्या है? समताप मंडल है। इसी प्रकार आपकी 5 लेयर बनती हैं आपकी इसकी एटमॉस्फेयर में पर्यावरण की, ठीक है? वायुमंडल की 5 परतें बनती है और सबसे निचली परत है आपकी सौरमंडल, जिसको कहा जाता है ट्रोपोस्फियर, ठीक है? और इसके ऊपर वाली जो पट्टी होती है ना, जहाँ पे ये आपकी ट्रोपोस्फियर खत्म होता है, इसको बोलते हैं ट्रोपोपोज, शोभ सीमा। क्या बोलते हैं? शोभ सीमा या ट्रोपोपोज की यहाँ पे ये खत्म हो जाएगा, बाउंड्री लाइन होती है, इसको ट्रोपोपोज बोलते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है भी। फिर इसके ऊपर क्या आ जाएगी? आपकी ओजोन परत भी आ जाएगी भी, ठीक है? ये चीज़ आपको ध्यान में रखने की। पृथ्वी की जो वायुमंडल है, सबसे निचली पर जो पृथ्वी के टच में है, वो आपकी क्या? सौरमंडल है। हवाई जहाज वगैरह सारे इसमें चलते ऊपर की ओर भी। ठीक है। अब ये एक चीज़ इसने कही है अभी, ठीक है? इसकी जो मोटाई है, सौरमंडल के बारे में बताया गया है। सौरमंडल के बारे में एक बार समझ लीजिए कि ये हमारी पृथ्वी है अभी। हम मान लेते हैं कि कुछ इस प्रकार की हमारी पृथ्वी। ये कहता है कि जो सौरमंडल की जो वो है ना परत भई आपकी मोटाई, कहता है कि यहाँ पे तो ये ज़्यादा होती है अभी। यहाँ पे क्या होती है? ज़्यादा होती है ध्रुवों के पास, और यहाँ पे क्या होती है? कम होती है। ऐसा क्यों होता है? यदि आप डिटेल बात पढ़ के आए, आपको ज्ञान है, तो आप मुझे बता दीजिए कि ये इसकी परत ऐसी क्यों है अभी? यहाँ पे ज़्यादा इसकी मोटाई क्यों है और यहाँ पे ध्रुवों के पास कम क्यों है अभी? जो वायुमंडल की मान लीजिए आप कि वायुमंडल ध्रुवों के पास क्या है कि उसकी चौड़ाई कम क्यों है, और जहाँ ये आपके इक्वेटर है, भूमध्य रेखा है अभी, ठीक है? तो यहाँ पे इसकी मोटाई ज़्यादा क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पे क्या है आपकी सूर्य की किरणें सीधी आती, यहाँ पे तापमान ज़्यादा है, और तापमान ज़्यादा होने के कारण जो हवा है वो फैल जाती है, तो यहाँ पे इसकी मोटाई ज़्यादा है। और यहाँ पे क्या बिल्कुल ठंड है, ध्रुवों के पास बर्फ जमी रहती है, बिल्कुल ठंडा है, तो यहाँ क्या हो जाती है? वायु कंप्रेस हो जाती है अभी, ठीक है? इसके कारण इसकी वायुमंडल की मोटाई यहाँ पर कम है ध्रुवों के पास, क्योंकि सूर्य की किरणें बहुत कम मात्रा में पहुँचती थी, यहाँ पे सारा साल बर्फ जमी रहती है अभी। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई सौरमंडल वाली। बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछेगा अभी, ठीक है? तो इसकी आपको बता दी, इसकी औसत जो मोटाई है ना, वो कितनी होती है? चौड़ाई आपकी 6 से 18 किलोमीटर होती है। जहाँ ज़्यादा कहाँ होगी आपकी? यहाँ होगी भी, ठीक है? उस ये ट्रॉपिकल ज़ोन बोलते हैं इसको, भूमध्य रेखा के पास, तो यहाँ इसकी मोटाई ज़्यादा होगी, हो सकता है 18 किलोमीटर हो, और ध्रुवों के पास सबसे कम होगी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है अभी। ठीक है। तो इसने कहा कि मौसम को डिफाइन करने के लिए कि मौसम कैसा, हम बहुत सारे शब्द यूज़ करते हैं कि गर्म मौसम है, ठंडा मौसम है, वर्षा वाला है, मेघाच्छिद मतलब बादल छाए हुए हैं, आर्द्र मौसम है, नमी वाला है, ठीक है, तूफान इत्यादि। इस प्रकार के बहुत प्रकार के मौसमों के लिए हमने शब्द निर्धारित कर रखे हैं। तो अब फिलहाल आपके यहाँ मौसम कैसा है, वो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। गर्म है, बर्फीला है, तूफानी है, किस प्रकार का मौसम है अभी। अब है मौसम के तत्व भी, क्या है? मौसम के तत्व। तो सबसे पहले तापमान है भी, ठीक है? इसका मतलब है कि वायुमंडल कितना गर्म अथवा ठंडा है। तापमान का निर्धारण किस प्रकार करते हैं कि हमारा जो वायुमंडल है कितना गर्म है और कितना ठंडा है, वो किसके आधार पर निर्धारित निर्धारित करते हैं? हम वो करते हैं तापमान के। तापमान ज़्यादा है तो वायुमंडल आपका गर्म है, ठीक है? अगर तापमान कम है तो वायुमंडल क्या है? आपका ठंडा है। तो आपका हो गया वर्षण, प्रेसिपिटेशन, जल के वे सभी रूप। वर्षा, हिम है आपकी, सहिमवृष्टि या ओले। सहिमवृष्टि समझते होंगे आप, जब वो बर्फ के रूप में सीधा ही क्या कि पानी अगर पिघल के आ जाए ऊपर से तो आपकी बारिश कहलाएगी। लेकिन वो बर्फ के रूप में सीधे गिरने लगे तो वो आपके ओले कहे जाएंगे, या उसी को बोलते हैं सहिमवृष्टि भी, ठीक है? जो आकाश से पृथ्वी पर गिरते हैं। वायुमंडलीय दबाव भी, ठीक है? तो क्या होता है? कोई भी चीज़ है भी,
ठीक है? अब देखिए कि कोई भी चीज़ है यदि मैं आपके ऊपर रख दी जाए तो उसका दबाव तो आपको महसूस होगा। उसी प्रकार जो वायुमंडल है, वायु है वो हमसे ऊपर है तो उसका दबाव तो हम महसूस करेंगे। तो वही दबाव जो वायु हमारे ऊपर लगाती है तो उसको हम बोलते हैं वायुमंडलीय दबाव। क्या बोलते हैं? वायुमंडलीय दबाव। वायु के द्वारा लगाया गया दबाव क्या कहला जाता है? वायु दाब कहलाता है। ये तो सिंपल सी बात है अभी, ठीक है? पवन वायु का संचलन जिसमें इसकी गति और दिशा सम्मिलित होती है। तो देखो भाई, जिस टाइम पवन किसको बोलते हैं? वायु, हवा। हवा क्या होती है कि जब एक जगह अब भी यहाँ पर हवा है, क्या है कि अब भी आप वहाँ पे हवा तो है, ठीक है? लेकिन जब आप कहते हैं कि हवा चल रही है, हवा कब जब हवा चलने लगे ना तो उसको बोलेंगे हम पवन या विंड। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? विंड। अब आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही कि आपके पसीने आ रहे हैं अभी। आपके पसीने आए हुए हैं, आप कहीं पे खड़े हैं, तो वहाँ पे हवा तो मौजूद है, लेकिन पवन नहीं है। पवन किसको बोलेंगे? जब वो आपके जो गैसेज़ हैं आपकी वायुमंडल में, जब वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलने लगे, पत्ते हिलने लगे, पत्ते नहीं हिल रहे तो आप कहेंगे हवा नहीं चल रही, हवा मौजूद है। समझ रहे हैं बात? क्या करें? हवा मौजूद तो है लेकिन हवा चल नहीं रहेगी। तो पवन किसको कहेंगे? वायु का संचलन जिसमें इसकी गति और दिशा सम्मिलित है कि इसमें वायु गति करने लगेगी, उसको हम बोलेंगे पवन। उसको क्या बोलेंगे? पवन। आगे आपको डिटेल समझाऊँगा कि ये वायु एक जगह होती है, फिर वो चलती क्यों है अभी, किस कारण से वो चलती है, ये चीज़ हम डिस्कस करेंगे आगे। आर्द्रता वायु में उपस्थित जल वाष्प की जो मात्रा होती है ना कि वायु में आपका जल की मात्रा कितनी है उसको हम बोलते हैं आर्द्रता। अब हम इनको डिस्कस करते हैं। इन 5 तत्वों को हमें डिस्कस करना है, तो आप शांति से बैठे रहें और आराम से चीज़ें समझते रहें। चीज़ें क्लियर आपकी? तो चलिए भी अब हम बात करते हैं कि आपका तापमान के बारे में भी एक बार। ठीक है। प्राचीन काल से ही मनुष्य ने प्रकृति का ध्यानपूर्वक अध्ययन करना स्टार्ट कर दिया था। अभी जो पुराना समय है ना, तो वहीं से क्या है कि मनुष्य ने बहुत सारा अध्ययन करना स्टार्ट कर दिया था प्रकृति के बारे में, ठीक है? और मौसम के बारे में ही, और उसने इसके संकेत लगाने स्टार्ट कर दिए थे कि अब मौसम कैसा होने वाला, मौसम के बारे में वो बारीक से अध्ययन करने वाला था अभी, ठीक है? पक्षियों का कम ऊंचाई पर उड़ते हुए देखना, अंडे ले जाती हुई चींटियां, काष्ठफल या मेवे एकत्रित करती हुई गिलहरियां, मेंढकों की तेज तर्राट की आवाज, यहाँ तक कि चीड़ के संतुओं का खुलना और बंद होना आदि ये आने वाली बारिश या तूफान के बारे में संकेत प्रदान करते हैं। इसने कहा ये सोच सारी चीजें ना चींटियां यदि अपने अंडे ऊंचे स्थान पर ले जाते हुए दिखें, पक्षी कम ऊंचाई पे उड़े, ठीक है? ये जो आपके मेंढक तेज बोले टटर भाई, ठीक है? काष्ठफल या जो गिलहरियां वो अपना भोजन इकट्ठा करने लगे, तो इसका मतलब वो देखते थे कि उसके बाद बारिश होने वाली है अभी, ठीक है? ये उनका सालों का अनुभव है, ये नहीं कि एक बार में ही भी। उन्होंने शायद नोटिस किया होगा हर बार भी कि उन्होंने देखा कि गिलहरियां मेवे इकट्ठे कर रही हैं तो बारिश होगी, फिर अगले साल भी इस प्रकार हुआ। एक साल उन्होंने गिलहरियों ने इकट्ठा नहीं किया तो बारिश नहीं हुई, तो अगले साल फिर इकट्ठा किया तो बारिश होने, उन्होंने एक संकेत मान लिया कि अगर गिलहरी आपकी ये वो अपना भोजन इकट्ठा कर रही है इसका मतलब बारिश होने वाली है। इसी प्रकार ये सारे ये जो है ना संबंधित हैं अभी, ठीक है? बार-बार लंबे समय से ये हुआ है अभी, ठीक है? और आज भी भारत में इन पारंपरिक तरीकों का पूर्वानुमान किया जाता है अभी, ठीक है? ये देखिए चींटियाँ आपके अंडे ऊपर ले जा रही है, ठीक है? मेंढक क्या है आपके टर्राने लगेंगे, टटर बोलने लगे ना तो समझ जाना कि बारिश आपकी आने वाली है अभी, ठीक है? ये आपके ये हैं अभी, ठीक है? ये क्या होते हैं कि जब ये आपका है चीड़ का चीड़ के शंकु होते हैं, जब बारिश आने वाली होती है ना, तो ये नमी को बचाने के लिए बंद हो जाते हैं भी, ठीक है? जब ये बंद हो जाएँगे ना, तो इसका मतलब इनके अंदर जब पानी चला जाएगा ना, तो ये खराब हो सकते हैं, ठीक है? तो ये क्या होते हैं, बंद हो जाते हैं, तो ग्रामीण देखते हैं, अरे! ये बंद हो गए, तो अब बारिश होने वाली है। चीज़ें क्लियर आपकी? और अब आप अपने आस-पास के बुजुर्ग हैं, उनसे पता लगाइए कि आपके यहाँ भी कोई ना कोई पारंपरिक तरीका आपको ज़रूर मिलेगा। चीज़ें क्लियर आपको? अब है पिछली कुछ शताब्दियों से भी, ठीक है? शताब्दी मतलब 100 साल का समय, 100-200 सालों से आपका क्या वैज्ञानिकों ने बहुत ज़्यादा तरक्की की है और वो मौसम का एक सटीक अंदाज़ा लगाने लगे क्योंकि उनके पास कृत्रिम आपके यंत्र आ गए, मशीनें आपकी आ गई और बहुत शानदार उनके पास उपकरण आ गए, तो सटीकता से आपके मौसम का अंदाज़ा लगा देते हैं। वो ये भी बताते हैं कि 2 घंटे में बारिश होने वाली है, 1 महीने पहले बता देंगे कि बारिश कम होगी, ज़्यादा होगी, ओले आएँगे या कुछ आएँगे भी, ठीक है?
तो ये बोलते हैं मौसम विज्ञानी भी। क्या है? मौसम विज्ञानी, जो मौसम के बारे में आपकी जानकारी इकट्ठा करते हैं, पूर्व अनुमान लगाते हैं, मौसम के अनुसार आंकड़ों का जो है निरीक्षण करते हैं, तो उनको हम बोलते हैं मौसम विज्ञानी भी, ठीक है? तो वो बता देते हैं कि कुछ दिनों में, कुछ घंटों में, कुछ सप्ताह बाद मौसम कैसा होगा भी, ठीक है? वे यह कैसे करते होंगे भी, ठीक है? तो आपको पता है कि किस प्रकार से करते होंगे, क्योंकि उनके पास आधुनिक उपकरण है जो उन्हें मौसम के बारे में जानकारी देते हैं। मतलब मौसम के बारे में जो उन्हें चीज़ें चाहिए ना, आंकड़े देते हैं भी। अगर मैं बिल्कुल एक्यूरेट बोलूँ आपके सामने, तो मैं कहूँ उनके पास आधुनिक उपकरण हैं, जो उनको क्या है, मौसम के घटकों के आंकड़े देते हैं। मौसम के आंकड़े नहीं, मौसम के घटक भी, तापमान है, आर्द्रता है, वायु दाब है, इन सब आर्द्रता है, तो इन सब चीज़ों के बारे में आंकड़े देते हैं उनको। आंकड़े मतलब उनके रिकॉर्ड की, आज तापमान कितना है, कल कितना रहेगा, ठीक है? तो वो सारे आंकड़े वो इकट्ठा करते हैं और उन आंकड़ों का निरीक्षण करके वो ये पता लगाते हैं कि बारिश कितनी होगी, तूफान आ सकता है या नहीं आ सकता। तो इन आंकड़ों से क्या है, उनका आंकड़ों का निरीक्षण करके वो पता लगाते हैं भी। ये चीज़ आपको समझ में आ गई? ठीक, अब परिवेश आपको समझ दिया कि परिवेश से आप क्या समझते हैं? आपके चारों तरफ का जो आस-पास का वातावरण होता है, वो आपका क्या होता है? परिवेश होता है। क्या होता है? परिवेश होता है। मैं यहाँ पे आपको सिर्फ़ इम्पोर्टेंट बातें समझा रहा हूँ, ताकि आपका कम समय में अध्याय कंप्लीट हो जाए। बाकी जो नॉर्मल बातें ना, आप कहेंगे ऊपर जो पैराग्राफ निकल गए, वो आपके काम की नहीं है। वो बिल्कुल एक बच्चे को समझाने के लिए डिटेल से बताया गया। अगर यदि आपने ये लेक्चर भी बिल्कुल ध्यान से कर लिया, तो आपका इस लेसन में कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा अभी। और सांख्यिकी, सांख्यिकी मैंने आपको बता दिया कि आंकड़ों का जो संग्रहण होता है ना, जो आंकड़े हमने इकट्ठे किए, ठीक है? कि तापमान इतना, वायु दाब इतनी है, कि आपकी आर्द्रता इतनी है मौसम में, तो वो आंकड़ों का पूरा संग्रहण क्या होता है? सांख्यिकी होता है। क्या होता है? सांख्यिकी भी। अब हम बात करते हैं पहले तापमान को भी। तापमान को मापने के लिए कुछ अलग, हमारे परिवेश के तापमान को मापते हैं हम, आसपास के परिवेश मतलब हमारे चारों तरफ का तापमान हम मापते हैं। जबकि अन्य तापमात्री दिन के अधिकतम और न्यूनतम तापमान को मापते हैं। तापमान प्राय रंगीन द्रव का उपदेश करते हैं, जो तापमान के बढ़ने पर फैलता है। हालांकि अंकीय, कि पहले क्या होता था कि आपका एक रंगीन उसमें द्रव होता था, जब जब तापमान बढ़ता था तो फैल जाता था। फैलने के बाद हम देखते हो कितना फैल रहा है और उसकी रीडिंग हम नोट कर लेते थे। लेकिन आजकल डिजिटल आ गए, वो सीधा आपको रीडिंग दिखाते हैं, 17 डिग्री, 18 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री। और अधिकतम और न्यूनतम समझ गए कि दिन का जैसे अधिकतम तापमान कितना, कुछ तापमान पे ऐसे होते हैं, अधिकतम 40 डिग्री है, न्यूनतम आपका 13 डिग्री है आपका। इस प्रकार से वो क्या है, अधिकतम और आपका न्यूनतम तापमान वो नापते हैं, ठीक है? अब डिजिटल तापमापी को अधिक पसंद किया जाता है, क्योंकि वो ज़्यादा सटीक होते हैं और अधिक आंकड़े दर्ज करते हैं भी। अब आपकी दो टर्म आपको ध्यान रखनी है कि ताप सीमा क्या होती है भी, ठीक है? ताप सीमा अथवा एक विशेष अवधि 24 घंटे के दौरान अधिकतम और तापमान से न्यूनतम तापमान को घटाना। कि एक दिन का तापमान, हमने 24 घंटे का तापमान रिकॉर्ड किया, जो आपका अधिकतम तापमान था वो 40 डिग्री था और आपका न्यूनतम 20 डिग्री था एक दिन में। जब इनको माइनस करेंगे, कितने का अंतर आया? 20 डिग्री का। तो ये आपकी ताप सीमा है भी। क्या है आपकी? ताप सीमा है भी। औसत दैनिक तापमान भी, ठीक है? तो औसत आपको समझ में आ गया। दैनिक तापमान सेम आपको यही लेना है, अधिकतम लेना है और प्लस में न्यूनतम लेना है और 2 से भाग देना है। तो ये आपका क्या आ जाएगा? औसत दैनिक तापमान आ जाएगा। दिन के अधिकतम और न्यूनतम तापमान को जोड़कर प्राप्त संख्या जो आएगी 60 आएगी, तो उसको 2 से आपको भाग देने पर जो प्राप्त होगा वो आपका औसत दैनिक तापमान आएगा। यदि आपसे पूछ भी ले एग्जाम में, तो आपको एग्जाम्पल दे के समझाना कि अधिकतम तापमान इतना, न्यूनतम तापमान इतना। ताप सीमा आपको निकाल के दिखा देनी है और आपको औसत दैनिक तापमान भी आपको निकाल के दिखा देना है अभी। अब ये है भी, भारत के मौसम विभाग की स्थापना कब हुई भी, ठीक है? ये चीज़ आपको समझनी है। भारतीय मौसम विज्ञान की स्थापना 1875 में की गई थी। इसका आदर्श वाक्य है, आदि जात जायते वृष्टि। तो जिसका मतलब है कि आदित्य जात, आदि आदित्यात, क्या है? आदित्यात। जिसने संस्कृत पढ़ी है ना,
तो आपको पता है ये विभक्ति है आपकी भी, ठीक है? आदित्य की, कि आदित्य आपका सूर्य था, आदित्यात मतलब आदित्य से, क्या है? आदित्य से क्या होती है? जायते वृष्टि, कि आदित्य से वृष्टि होती, सूर्य से ही बारिश होती है। तो आप कहेंगे सर सूर्य से बारिश कैसे होती है? शॉर्ट में आपको बताता हूँ, सूर्य, क्योंकि सूर्य जब तक वाष्प में नहीं बदलेगा पानी को, तब तक पानी ऊपर नहीं जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा तो क्या है? आपके बादल नहीं बनेंगे, बादल नहीं बनेंगे तो बारिश नहीं बनेगी। इसलिए मेन कारण यहाँ पे क्या माना गया है? सूर्य को ही माना गया बारिश का, क्योंकि वाष्पीकरण बहुत ज़रूरी है अभी, ठीक है? तो इसलिए कहा कि सूर्य से ही बारिश होती है अभी। तो ये आपका अधिकतम और न्यूनतम तापमान है दिया हुआ, तो यहाँ से आप ताप सीमा और आप क्या है? औसत तापमान निकाल सकते हैं दिन का भी। अब हम बात करते हैं वर्षण भी, किसकी? वर्षण की भी, बारिश की, बारिश की। यदि यह समाचार मिलता है किसी स्थान पर 30 मिलीमीटर वर्षा हुई, तो इसका क्या तात्पर्य है? वर्षा को कैसे मापा जाता है अभी? ठीक है, वर्षा की मात्रा को मापने के लिए उपयोग किया जाता है वर्षा मापी, जो आप देख रहे हैं, क्या है? वर्षा मापी। इस प्रकार का आपका यंत्र होता है अभी, क्या है? इस प्रकार का यंत्र होता है, और यहाँ पे इसको खुले स्थान पे, इसके अंदर एक ट्यूब होती है जिसपे ये मिलीमीटर में लिखा होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये छोटा दिखा रखा है, ये बड़ा भी हो सकता है। इस कीप के अंदर बूंदें गिरेंगी भी, जब बारिश होगी ना, तो इसको खुले स्थान पे रख दिया जाएगा, चारों तरफ से बिल्कुल खुला होना चाहिए भी, किसी प्रकार की दीवारों की कोई रुकावट नहीं हो जाए। इसमें बूंदें गिरेंगी, जहां तक पानी यहाँ भरेगा भी, इसमें मान लो कि पानी यहाँ 5 तक भर गया, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर पानी भर गया 5 तक, तो इसका मतलब कितनी बारिश हुई है? 5 मिलीमीटर बारिश हुई है अभी। तो इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि एक बेलनाकार इस प्रकार की ट्यूब होती है, इसका डायग्राम भी आप बना सकते हैं अभी। अब हम बताते हैं वायुमंडलीय दाब। हमारा शरीर तापमान और वर्षा से भली-भांति परिचित है अभी। ठीक है, हमें वर्षा और तापमान का अच्छी तरह से पता है, किंतु आपने यह भी अनुभव किया होगा कि आंधी-तूफान से पहले मौसम भारी-सा लगता है अभी। आंधी-तूफान आता है ना, तो मौसम लगता है जैसे दबाव-सा आपका शरीर महसूस करता है। यह वायुमंडलीय दबाव से जो वायु के भार के द्वारा हमारे ऊपर व आस-पास लगाया जाता है। वायुमंडलीय दाब मैंने आपको बताया था, वायु द्वारा लगाया गया दाब क्या कहलाता है? वायुमंडलीय दाब कहलाता है। वायुमंडलीय दबाव समुद्र तट के पास अधिक होता है, और जैसे जैसे हम पहाड़ों की ओर ऊंचाई पर जाते हैं तो यह कम हो जाता है। जब आप पहाड़ों पर चढ़ाई करते हैं तो नीचे के मैदानों की तुलना में पहाड़ों पर वायु हल्की हो जाती है। अब देखिए कैसे भी, आपको ये चीज़ जो बताई गई ना, ये मैं आपको यहीं पे समझाता हूँ। जब आप पहाड़ों पर चढ़ाई करते हैं तो वायु का दबाव कम हो जाता है, और हमारे फेफड़ों के लिए उपलब्ध ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है। रक्त में ऑक्सीजन जाने जाने के कारण कम आपको शरीर को आप गतिशील रखने के लिए अत्यधिक परिश्रम करना पड़ता है। यही कारण है कि यहाँ पे देखिए, पहले जो ऊपर दिखा हुआ ना वो चीज़ समझाइए भी, ठीक है? इसने कहा कि जो समुंदर होता है ना, वहाँ पे वायुदाब सबसे अधिक होती है अभी, क्या है? वायुदाब सबसे अधिक होती है। आप कहेंगे सर वहाँ वायुदाब क्यों अधिक होगी? तो ये देखिए, ये आपकी वायु है अभी, हम मान लेते हैं लड़का समुंदर पे खड़ा है अभी, क्या है? समुंदर पे खड़ा है अभी, ठीक है? और ये लड़की पहाड़ पे खड़ी है, वायु तो फैली हुई है। अब आप बताइए कि इस लड़की के ऊपर वायु का दबाव ज़्यादा है, या फिर इस लड़के के ऊपर वायु का दबाव ज़्यादा है? आप कहेंगे सर इस लड़की के ऊपर तो इतनी वायु का दबाव सिर्फ़, कि हम मान लेते हैं कि सिर्फ़ इससे ऊपर जो ऊपर है ना, तो इसकी वायु का दबाव है। पहाड़ पे चल गई क्योंकि इसने आधी वायु नीचे छोड़ दी, तो यहाँ पे वायु दाब कम होगा, वायु की मात्रा क्या होगी? कम होगी। ये लड़का है, इस पे पूरी आपकी वायु का दाब है, तो यहाँ पे ज़्यादा होगा। तो ये नीचे समुद्र पे, समुद्र जो आपको पता है सबसे नीचे वाला स्थान होता है, तो यहाँ पे और ज़्यादा आपका वायु का दाब क्या होगा? कम होगा। और भी तत्व है वो वायु को प्रभावित करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम ऊँचाई की बात करते हैं कि जैसे-जैसे ये ऊपर चढ़ना स्टार्ट करेगा, जब ये यहाँ पहुँच जाएगा, तो वायु नीचे रहेगी ना, तो वायु दाब उसका कम होता जाएगा, और कम होता जाएगा, तो जैसे-जैसे पहाड़ों पे जाएगा तो वायु दाब कम होता जाएगा। वायु दाब के साथ-साथ वायु की मात्रा, ऑक्सीजन की मात्रा भी कम होती जाएगी, और जब ऊपर जाएँगे तो आपके शरीर को जितनी ऑक्सीजन चाहिए थी उतनी ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो आपका शरीर क्या है? थकान महसूस करना शुरू करेगा। ये चीज़ आपको आई समझ में? बिल्कुल डिटेल से। अब मेरे हिसाब से इतनी ज़्यादा ये समझने वाली बात नहीं थी, आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो आपसे पूछ सकता है अभी, ठीक है? जैसे-जैसे हम ऊँचाई पे जाएँगे वायु दाब क्या होगा? कम होगा, ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी। आपको साँस थकावट क्यों होने लगती है ऊँचाई पे? क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगती है, वायु की मात्रा ऊपर जाने पर हल्की होती जाती है अभी, ठीक है? क्योंकि जो चीज़
जो भारी होगी ना, वो आपकी नीचे आ जाती चीज़, ये प्रकृति का रूल है, आपका ग्रेविटेशन फोर्स, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन आप इतना समझिए कि आपकी यहाँ वायु की मात्रा ज़्यादा है और ऊपर क्या है, कम है, ठीक है? यहाँ यहाँ क्या वायु की परत हल्की है भी, यहाँ भारी है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई? लो ऊँचे स्थानों पर आपको साँस फूल जाएगा, साँस चढ़ने लगेंगे, आपको चक्कर आने लगेंगे क्योंकि ऑक्सीजन की कमी आपके शरीर में हो चुकी है अभी। इसका तात्पर्य ये है नहीं कि वायुमंडलीय दाब नीचे के मैदानों में अथवा तटों पर हमेशा अधिक होता है, यह कभी-कभी भी। तो देखो नेचुरल रूप से तो क्या होना चाहिए, यहाँ पे वायु दाब क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कम। यहाँ पे ज़्यादा भी। ये बात आपको समझ में आ गई? हाँ सर, पहाड़ पे तो क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, यहाँ पे आपका ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है, यहाँ पे वायुदाब कम हो जाता है। इसने कहा नाटकीय रूप से गिर जाता है भी, ठीक है? इसको जो इस घटना को जो वैज्ञानिक बोलते हैं ना, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको नाम दिया है आपका डिप्रेशन या गर्त भी, या फिर निम्न दबाव क्षेत्र, लो प्रेशर सिस्टम कहते हैं, जो कभी-कभी तूफान अथवा चक्रवात का रूप ले सकता है भी। गर्त नाम आप याद रखिए, गर्त क्या होता है? ये इसका यही कि जब आपका वायुमंडल पे वायु दाब क्या हो जाता है, सॉरी, तल पर जो अब आपका वायु दाब बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, वो एक सीमा है, लिमिट है, उससे कम आएगा तब हम उसको लो प्रेशर सिस्टम बोलेंगे या गर्त बोलेंगे भी, ठीक है? तो जब आपका मैदानी भाग पे आपका वायुदाब कम हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? लो प्रेशर सिस्टम बोलते हैं, ठीक है? कभी कभार होता है, ये हर बार नहीं होता, हर बार तो ये जो आपकी नेचुरल कंडीशन है ना, यही रहेगी भी। अब वायुमंडलीय दाब को मापने वाले उपकरण को बोलते हैं वायु दाब मापी, बैरोमीटर कहा जाता है, इसको क्या बोलते हैं? बैरोमीटर भी हम बोलते हैं भी। चीज़ें क्लियर? आपको उपकरण का नाम भी याद रखना है। तो ये भी अनेक प्रकार के होते हैं भी, जो इकाई जैसे आपका तापमान में डिग्री सेल्सियस आपका केल्विन यूज़ करते हैं, उसी प्रकार जो वायु दाब मापने की इकाई वो आपकी मिलीबार है। समुद्र तट पर सामान्य वायु दाब 1013 मिलीबार होता है और आपका 1000 मिलीबार से कम का वायुमंडलीय दाब निम्न दाब होने का संकेत देता है भी, ठीक है? वैसे आपका समुद्र के जो तट हैं आपके, वहाँ पे कितना होता है? 1013 होता है। लेकिन जब वो वायुदाब 1013 मिलीबार, बार नहीं मिलीबार, जब वो 1000 मिलीबार से कम हो जाए ना, तब समझ जाना आपका गर्त बन चुका है, वो आपका लो प्रेशर सिस्टम आपका वो बन चुका है। तब समझ जाना या तो तूफान आने वाला है और कई बार तो चक्रवात का रूप ले लेता है। एक वर्ड दे रखा पर्यानुकूलन। पर्यानुकूलन होता है पर्यावरण के अनुसार ढलना भी। जो पहाड़ों पर ऊंचाई पे रहते हैं वो लोग क्या उनको हमेशा साथ चढ़ते नहीं, वो पर्यावरण के उन्होंने खुद को पर्यावरण के अनुसार ढाल लिया है, उस वो पर्यावरण के अनुकूल हो गए हैं भी, ठीक है? कई आपके रेगिस्तान में रहते हैं, वो वहाँ के पर्यावरण के अनुसार ढल गए हैं, उसी चीज को बोला गया है पर्यानुकूलन, ठीक है? और कई बार हम बोलते हैं कि जो पहाड़ों पर जब चढ़ाई करते हैं ना, तो हमें बीच में रुकना चाहिए भी, आधा घंटा 1 घंटा, ताकि हमारा शरीर थोड़ा-सा पर्यानुकूलन हो जाए उस कम ऑक्सीजन के, ठीक है? क्योंकि आपको पता है ऑक्सीजन तो कम होती जा रही है, जैसे-जैसे हम ऊँचाई पे चढ़ रहे हैं, तो हमें इस वर्ड का इस प्रकार से आपको वर्णन दिया गया। जब हम बीच में आधा घंटा रुक जाएँगे, तो हमारा शरीर उसका क्या हो जाएगा? पर्यानुकूलन हो जाएगा, उसके अनुसार हमारा शरीर ढल जाएगा। चीज़ें क्लियर? आपको लो प्रेशर समझ में आ गया? अब हम बात करते हैं पवन भी। क्या है पवन? क्या है पवन? वायु, वायु का चलना क्या कहलाता है? पवन। तो ये हमारे पास वायु है भी। क्या है? ये हमारे पास मान लेते वायु है। कोई आप यहाँ खड़े हैं, आप हवा नहीं चल रही भी। आप कहेंगे आज तो हवा चल ही नहीं रही भी। और आप क्या हैं? उदास हैं बहुत ज़्यादा कि आज हवा नहीं चल रही। फिर क्या हुआ कि किसी कारणवश जो प्रेशर था, आपका हवा का प्रेशर, हवा कब नहीं चलेगी? कि जब आपका प्रेशर बराबर होगा, वायु दाब बराबर होगा, तो क्या होगा? आपका हवा नहीं चलेगी। यहाँ पे प्रेशर कम हो गया अभी। क्या हो गया? कम हो गया। अगर यहाँ पे कम हो गया ना, तो हवा बाकी जगह तो ज़्यादा हो जाएगा यहाँ से। ठीक है? तो हवा क्या होगी? चलना स्टार्ट होगी भी। हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर चलती है भी। तो अब ये हवा के जो कण है ना, जो गैस के कण थे, ये मूवमेंट करने लगेंगे, तो ये वायु है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना स्टार्ट करेगी। इसी को हम बोलते हैं पवन भी। क्या बोलते हैं? पवन। और आप कहेंगे सर ये कम क्यों होगा भी?
वायु दाब है वो कम क्यों होगा? इसके बहुत सारे रीज़न हैं, बहुत प्रकार की हवा चलती है। जब आप बड़ी कक्षाओं में जाओगे और आप स्पेशल आपका हवाओं का चैप्टर आएगा, फिर आपको बताएगा किस प्रकार से हवा चलती है। वैसे मैं आपको बता देता हूँ भी, ठीक है? आपके घर में एग्ज़ॉस्ट फैन लगा होगा अभी, क्या है? एग्ज़ॉस्ट फैन लगा होगा, ठीक है? जब ये यहाँ से हवा खींचना स्टार्ट कर देगा ना, यहाँ कुछ आप जला देना, धुआँ वगैरह आप जला देना, ठीक है? और ये क्या करेगा, आपकी हवा को बाहर फेंकना स्टार्ट करेगा। तो यहाँ वायु दाब क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब प्रेशर कहाँ है? यहाँ पे वायु दाब ज़्यादा ना बाकी एरिया में। अब ये जो धुआँ है आपका इस प्रकार एग्ज़ॉस्ट की तरफ जाना स्टार्ट होगा और ये यहाँ से जो हवा आएगी उसको बाहर फेंक देगा भी। ठीक है? तो ये इसको बाहर फेंकना आपको स्टार्ट कर देगा भी। किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपकी नहीं होगी भी। आपको आ गई बात समझ में? या फिर आप क्या करेंगे कि यहाँ कोई बर्फीला एरिया है और यहाँ पे क्या है, बहुत तेज़ धूप निकलती है, तो धूप जब निकलेगी तो हवा गर्म होकर आपकी ऊपर उठनी स्टार्ट होगी, तो यहाँ वायु दाब क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा और यहाँ से इस प्रकार से वायु की मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी। बहुत सारे जन्म आपको मोटा-मोटी बताएगी कि वायु दाब किस प्रकार से आपका कम होता है। इसी को हम पवन बोलते हैं। ठीक है? और ये सारी चीज़ें क्या है कि आपकी पता लगाने में कि हवा के मौसम आप पूर्वानुमान लगाने में बहुत महत्वपूर्ण कारक होती है भी, ठीक है? जो आपके किसान हैं वो भी हवा की दिशा का पता लगाते हैं कि बारिश आने वाली या नहीं आने वाली। तो इस प्रकार से हवा क्या मौसम के पूर्वानुमान में सहायता करती है भी। तो अब हवा के लिए भी आपको 2 यंत्र बनाए गए हैं, ये यंत्र हैं आपके भी। इसको हम बोलते हैं वात दिक्सूचक यंत्र। ये आपकी क्या है, हवा की दिशा को बताता है और ये आपका पवन जिसको हम मापते हैं, ये है आपका एनीमोमीटर। तो यहाँ पे ये जो कटोरी होती है, ये इससे टकराती है ना हवा, तो ये घूमना स्टार्ट कर देती है। उसी प्रकार नीचे मीटर लगा होता है, उससे हमें ये पता लगता है कि हवा की स्पीड क्या है अभी, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। वहाँ से हमें ये पता लगता है और ये हवा की आपकी क्या है कि यहाँ पे लगा हुआ है, तो ऊपर क्या है आपके ये दिशा वाले लगाए हैं कि नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट, तो ये आपका बीच में से यहाँ इतना घूमता है अभी, जिस साइड से हवा चलेगी उसी साइड ये घूम जाएगा। तो पता लग जाएगा कि जिस साइड ये होगा ना, तो उस साइड तो हवा जा रही है और जिस साइड ये होगा उस साइड से हवा आ रही, तो हमें पता लग जाएगा किस दिशा से किस दिशा की साइड हवा आ रही है। सिंपल दोनों यंत्र। ये आपका वाद्य सूचक है, मतलब हवा का दिशा बताने वाला है, और ये है हवा की स्पीड बताने वाला एनीमोमीटर। ठीक है, ये घूमने लगेंगी, हवा किसी साइड से आप ये घूमना स्टार्ट करेंगी और नीचे क्या है, एक यंत्र लगा हुआ जो बताता है कितनी स्पीड में ये घूम रहा है, इसका मतलब हवा की वो स्पीड माप रहा है अभी। ठीक है, इनको आप पढ़ेंगे तो आपको सीधा समझ में आ जाएगा, कोई इतनी बड़ी बात नहीं, और आपको बता दिया बिल्कुल अच्छी तरह से हमने लाइन बाय लाइन आपको समझा रखा। जो बच्चे पहले से लाइन बाय लाइन पढ़ के आए उनको तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है भी। अब हम बात करते हैं वायु की आर्द्रता को। वायु की आर्द्रता को सापेक्षिक आर्द्रता के रूप में माना जाता है। यदि वायु में बिल्कुल भी जल वाष्प नहीं होगी तो उसमें 0% आर्द्रता होगी भी, और जबकि जल वाष्प से संतृप्त वायु में सापेक्षता आर्द्रता 100% होती है। व्यवहारिक रूप से इसने कहा वायु की जो आर्द्रता क्या होती है, जल वाष्प की मात्रा भी, ठीक है? तो इसको सापेक्षिक आर्द्रता के रूप में माना जाता है कि कितनी में कितनी आर्द्रता होगी, कितना जल वाष्प हो सकता है अभी, मतलब अंदाजा हम लगाते हैं। यदि वायु में बिल्कुल भी जल वाष्प नहीं होगी, जो प्राकृतिक परिस्थितियों में असंभव है, ये तो हो ही नहीं सकता कि उसमें बिल्कुल भी जल वाष्प न हो, वायु में जरूर आपके होंगे, तो उसमें 0% आर्द्रता होगी भी, बिल्कुल भी जल वाष्प नहीं है। वैसे ऐसी वायु होती नहीं जिसमें बिल्कुल भी जल वाष्प न हो भी, ठीक है? जबकि जल वाष्प से संतृप्त वायु में सापेक्षिक आर्द्रता 100% होती है, ठीक है? जिसमें फुल पूरे के पूरे जल वाष्प हो भी, ठीक है? मतलब अब उसमें और जल वाष्प न मिल सके वायु में। जैसे हम चीनी को बोलते हैं ना, एक समय ऐसा आता है कि उसमें चीनी मिलती नहीं, उसी प्रकार हवा में जब पूरी तरह 100% जल वाष्प हो जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं संतृप्त आर्द्रता भी, या फिर आपकी सापेक्षिक आर्द्रता 100% होती है। मतलब प्रतिशत के आधार पे हम निकालते हैं, सापेक्ष मतलब परसेंटेज के रूप में मानिए आप। व्यवहारिक रूप में शुष्क मौसम में आर्द्रता 20% से 40% के बीच होती है, शुष्क मौसम में, ठीक है? आर्द्र मौसम में 60% से 80% के बीच होती है। मतलब एक्यूरेट हम नहीं निकालते, सापेक्षिक हम उसका अंदाजा लगाते हैं कि इतने परसेंटेज है भी, ठीक है? शुष्क मौसम में 20 से 40, और आपका जब आर्द्र मौसम होगा तो उसमें 60 से 80% आर्द्रता आपकी होती है भी।
और इसको मापने के लिए आपका एक यंत्र होता है जिसको बोलते हैं आर्द्रता मापी, हाइग्रोमीटर इसका नाम है भी। ये भी आपके कई प्रकार के होते हैं भी, ठीक है? और इन पे हम क्या है आर्द्रता का पता लगाते हैं कि वायु में कितनी आर्द्रता है, क्योंकि आर्द्रता क्या है कि जो आपका खाने-पीने का सामान है, इनको भंडारण में बहुत ज़्यादा है कि आपकी अगर आर्द्रता ज़्यादा होगी, तो आपके गेहूँ वगैरह, फसलें वगैरह आपकी खराब हो सकती हैं। तो ये उन वहाँ पे क्या काम आता था कि हम अपने जो खाद्यान्न भंडारण को सुरक्षित कर सकें आर्द्रता के हिसाब से, उनका हम क्या कर सके संरक्षण कर सके भी। उसके बाद हम मौसम केंद्र भी। मौसम केंद्र भारत ने भी क्या अलग-अलग देशों ने क्या है कि मौसम के केंद्र बनाए हैं भी। मौसम मापने के लिए अनेक उपकरणों की आवश्यकता होती है और मौसम केंद्र में ये सभी उपकरण लगे होते हैं। मौसम को मापने के लिए बहुत से मौसम केंद्र बनाए गए। मौसम केंद्र में क्या होता है कि मौसम संबंधी जो हमें डाटा चाहिए, जो जानकारियाँ चाहिए, उसको मापने वाले सारे यंत्र वहाँ पे लगाए हुए होते हैं। जिससे मौसम को आकलन करना, निगरानी करना अत्यंत आसान हो जाता है भी और वो क्या करते हैं फिर हम मौसम से क्या करते हैं उसका पूरा अनुमान हम लगा सकते हैं भी। अब स्वचालित मौसम के अंदर भी अब क्या हो गए पहले तो क्या थी मानव की आवश्यकता पड़ती थी भी मानव उपकरणों को हैंडल करता लेकिन हमने क्या ऑटोमेटिक मशीनें वगैरह लगा दी वो ऑटोमेटिक अपनी चीज़ों को रिकॉर्ड करती हैं और मौसम बता देती है ऑटोमेटिक कि कल बारिश होगी या नहीं होगी इसमें मानव का कोई हस्तक्षेप नहीं होता भी स्वचालित मौसम केंद्र मतलब ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन वेदर इंग्लिश में मौसम को बोलते हैं, ठीक है? स्वचालित मौसम एक ऐसा स्वचालित यंत्र जो मौसम के आंकड़ों जो 4 चीज़ें ना हमने जो पढ़ी है आपकी तापमान है, आर्द्रता है, वायु की गति है, दिशा है, वायु और सामान्य दाब आदि को मापने और दर्ज करने के लिए सेंसर वो लगे होते हैं, वो ऑटोमेटिक क्या कर लेता है उसको कैप्चर कर लेता है कि इतनी हवा की स्पीड है, इतनी आर्द्रता है, इतनी तापमान है, ठीक है? और इन केंद्रों पर उपयोग कृषि, विमानन, नौकायन, पर्यावरण निगरानी व्यापक रूप से किया जाता है, जिसे मानवीय हस्तक्षेप के बिना सटीक और समयबद्ध मौसम की जानकारी प्राप्त होती है। मानव का कोई रोल नहीं होता और ऑटोमेटिक सारी जानकारियाँ हमें मिलने लगती है भी, ठीक है? वर्ष 2023 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने समुद्र तल से 4800 मीटर से अधिक ऊंचाई पर सिक्किम में एक हिम झील है ग्लेशियर लेक बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं ग्लेशियल ग्लेशियर नहीं ग्लेशियल लेक बोलते हैं वहां स्वचालित आपका मौसम केंद्र यहाँ पे स्थापित कर दिया गया है ताकि मौसम के बारे में हमें ऑटोमेटिक जानकारी मिलती रहे। तो ये देखिए भी आपका स्वचालित मौसम स्टेशन ये सारे उपकरण यहाँ पे लगाए हुए हैं इसमें और ये आपकी सोलर लाइट है ताकि इसको लाइट मिलती रहे और ऑटोमेटिक सारी जानकारी ये देता रहेगा। मौसम विज्ञानी मौसम का पूर्वानुमान भी पूर्वानुमान मतलब पहले अंदाजा लगाना तो मौसम विज्ञानी लंबे समय तक उपकरणों का उपयोग करके आंकड़े एकत्रित करते हैं वे आंकड़ों का अध्ययन करते हैं और मौसम संबंधी पूर्वानुमान लगाने के लिए वैज्ञानिक विधियों का अनुमान लगाते हैं भी ठीक है कि वो सारे वायु दाब देखते हैं आपका तापमान देखते हैं आपकी हवा की स्पीड देखते हैं उसके आधार पे क्या उसका पूरी तरह जांच पड़ताल करके बताते हैं कि हाँ यहाँ पे बारिश होने वाली यहाँ पे तूफान आने वाला है यहाँ पे ये चीज़ घटित होने वाली है। इस तरह की भविष्यवाणी अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई क्योंकि जलवायु परिवर्तन के कारण सूखा, बाढ़, चक्रवात आदि जैसी गंभीर मौसमी घटनाएं अधिक होती जा रही हैं। तो इसकी प्रकार की भविष्यवाणियों की हमें बहुत ज़रूरत है क्योंकि बाढ़ है, आपका तूफान है, चक्रवात है, ये बहुत अब ज़्यादा आने लगे हैं क्योंकि हमने वातावरण को बहुत ज़्यादा प्रदूषित किया जिसके कारण जलवायु परिवर्तन हमारा हो रहा है। अगर हमें पहले से पता नहीं चलेगा बाढ़ आने वाली है तो हमारी बहुत ज़्यादा हानि हो सकती है। बाढ़ नहीं कोई भी आपकी प्राकृतिक आपदा तो ये देखिए आपका यहाँ पे इस मैप को पढ़िए मैप में देखिए पूर्वानुमान लगा रखा है अभी ठीक है कि ताप लहर है आपकी शीत लहर है ये कलर आपको दे रखे कोई चेतावनी नहीं ध्यान दे सतर्क रहे चेतावनी वाले ये रहे आपके रेड कलर में और ये आपको यहाँ दिखा रखे क्या क्या चीज़ इस रेड कलर वाले में आ सकती जैसे तेज धरातलीय हवाएं यहाँ पे चल सकती है भी ठीक है ये देखिए इस प्रकार से ये आपकी सारी चीज़ें काले हैं आपके बादल वाले दे रखे हैं भी गरज और चमक है भी ये आपकी तो ये सारी चीज़ें 19 मई 2024 को भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने ये चेतावनी दी थी भी। मौसम की अब मौसम का पूर्वानुमान हमें लगा लिया तो इससे हमें क्या फ़ायदा होगा ये बताया गया कि ये ऐसी घटनाओं के लिए हमें तैयार रहने में सहायता करता है भी और सरकार को भी पता लग जाता है कि हमें किस प्रकार से चीज़ें तैयार करनी है कि इस प्रकार से हमारे जो सैनिक वगैरह जो सहायता लोगों की सहायता के लिए हमें तैयार रहना है भी ठीक है। यदि समुद्र में तूफान मौसम की आशंका है तो वो मछुओं की जो नाव है मछुआरों को घोषणा कर देगा कि अब बाहर आ जाइए यहाँ तूफान आने वाला है ठीक है। तो ये सारी चीज़ें में क्या बहुत ज़्यादा सहायता करती है अभी।
आप मानचित्र को ध्यान से देखिए, यह मानचित्र भारत के मौसम विज्ञान द्वारा जो मैंने आपको दिखाया था, वो क्या है आपका 19 मई 2024 को जारी किया। प्रतीकों का अध्ययन कीजिए और मानचित्र पर दर्शाई गई परिस्थितियों के साथ मिलान कीजिए भी। तो ये था आपका अध्याय भी, अध्याय नंबर 2। बिल्कुल क्लियर टॉप कट आपका करवा दिया है। इससे बढ़िया शायद ही आपका कहीं पर होगा। फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलेंगे अध्याय नंबर 3, रिवीजन बैच हमारा इसी प्रकार जारी रहेगा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।